Hello everyone. Yesterday was your prelims exam. I hope it went well. हमें हमेशा एक सवाल होता है एग्जाम्स को लेके इस बार का पेपर कैसा था और जो 2025 ने है हमें सक्सेसफुली सरप्राइज कर दिया. आई विल ट्राई टू क्विकली टेल यू कि कल के पेपर के एनालिसिस के बारे में एक बहुत ही शॉर्ट एनालिसिस आई ट्राई एंड गिव. हिस्ट्री की बात करेंगे, आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री की, तो वो थोड़ा इजियर नोट पे था इस साल. समवेयर अराउंड 16 क्वेश्चंस हिस्ट्री के देखने मिले, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या इस सारे जो बहुत ही बेसिक उस पे आए थे. इजी थे, इसका मतलब ये नहीं है कि एरर प्रूफ होंगे. डेफिनेटली इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन. पॉलिटी के भी थे, जो 12 क्वेश्चंस आए थे, प्रेसिडेंट, गवर्नर, पंचायती राज, ऐसे थीम्स पे थे, तो वो बहुत ही फेमिलियर थे. बट एवरी क्वेश्चन नो इट हैड अ ड्राफ्ट स्टेटमेंट. यूपीएससी का जो क्लासिक होता है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर्मेट ना, मेड दिस टाइम अ पेपर वेरी टाइम कंज्यूमिंग. इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमी के समवेयर अराउंड 17 क्वेश्चन थे, जो आरबीआई, एनईएफटी, यूपीआई के बारे में थे, थोड़ा मैथ्स था, फिजिकल का एंड एक्सेट्रा. तो हमें ना वी हैव टू प्रिपेयर टू कैलकुलेट. हम लोग बस मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं कर सकते टू टैकल द एग्जाम. If you talk about science या कुछ buzzwords जो थे, again उसमें 17 questions मिले, जहाँ पे एक्टिवेटेड कार्बन या एक हमें एक बैलेंस देखने को मिला, जो स्टैटिक और करंट का कॉम्बो लेकर आया था यूपीएससी दिस बार इस टाइम पे फॉर साइंस एंड टेक. अगर आपको ये जो टॉपिक्स है इनका सब डिटेल एनालिसिस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली फोकस ऑन दैट. आप उस पे कुछ मॉक प्रैक्टिस करें ये पेपर पे. इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ कोर्स. इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन, बहुत ही कम थे क्वेश्चन, समवेयर अराउंड 5 क्वेश्चन थे. और जो मैंने बोला कि ये जो ब्रिस्क और बिम्स्टेक और जो नाटो है, उस पे बहुत ही फेमिलियर थीम्स है, एंड यू नो वी हैव टू स्टे अपडेटेड to score these kind of questions. कोई miscellaneous current या skippable question होता है जो बहुत टफ होता है, चेस हो गया, या कुछ समिट्स थे इस साल जो हुए, तो ये बहुत ही यूपीएससी जानबूझ के इतने टफ क्वेश्चंस लाता है, सो दैट पीपल स्किप इट एक्सेट्रा. ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का जो है वो एक बहुत ही पावरफुल पेयर है. तो अगर आपके एनसीईआरटीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली यू वुड हैव बीन एबल टू answer the questions on geography. Coming to the toughest part, that was CSAT, जो qualifying था, but it was very difficult. बहुत ही जो logical puzzles थे, comprehensions था, बहुत ही tough था इस साल. ये बहुत ही filtration के काम आएगा. ओवरऑल पेपर टफ था, बट वो अनएक्सपेक्टेड नहीं होता, बिकॉज दे आर एक स्टैंडर्ड स्टाइल है यूपीएससी का, जो ट्रिकी स्टेटमेंट्स देते हैं, जो टाइम प्रेशर बिल्ड करते हैं, दैट वुड लीड टू कंफ्यूजन. बट इट इज ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी हार्ड, बट we don't have to stop. We'll just continue practicing. We'll just figure out the current affairs with basics, and we'll get through it. हमारा कैसा होता है, हर दिन एक नए सवालों, नए चैलेंजेस और नए ऑप्शंस के साथ उभरता है. तो और एक एस्पायरेंट के लिए हर सुबह एक नए बैटलफील्ड जैसे होती है. तो those who are able to do well in the exam start preparing for mains, and those who didn't do well, they can start again, restart. तो आज के सेशन में हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ेंगे, उनके पीछे छुपे हुए जियोपॉलिटिक्स, गवर्नेंस और पॉलिसी डायनेमिक्स को समझेंगे, जैसे कि हम हर क्लास में करते हैं. और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा करंट अफेयर्स और बेसिक से रिलेट हो सकता है, आई विल बी ट्राइंग एंड एडिंग दैट एज वेल. ये जो यूपीएससी का पैटर्न देखते हैं हम हर साल, इट ऑलवेज टेल्स अस बोथ करंट अफेयर्स एंड द बेसिक्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट. And this is me, Supriya, from Miranda IAS. Let's start our today's session. आज हमारे पास इंडेक्स में 5 important topics है that made headlines. Let's take a look at today's analytical current affairs topics that hold direct relevance for UPSC prelims and mains. If we talk about first one, that is navigating urban floods. ये एक बहुत ही recurring challenge होता जा रहा है. It is made worse by climate change and poor urban planning. If you talk about the second one, that is northeast का जो है, वो कैसे एक डेवलपमेंटल विंडो बन सकता है हमारे लिए, इट इज टॉकिंग अबाउट दैट. इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड वन, इंडिया अफ्रीका डिजिटल कॉम्पैक्ट, अ न्यू चैप्टर इन साउथ साउथ कोऑपरेशन इन द डिजिटल एज वी कैन सी. इफ यू टॉक अबाउट द इंडियाज एक्सपांडिंग कोस्टलाइन विदाउट लैंड गेन,
ये एक बहुत ही पैराडॉक्स है वर्थ एक्सप्लोरिंग थ्रू साइंस एंड पॉलिसी. सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट एज वेल. जो कोर इंडस्ट्रीज है हमारे 8, उसके बारे में एक सिग्नल है इस टॉपिक्स इस आर्टिकल में. तो लेट्स ट्राई एंड डिकोड दैट एज वेल. This will not only help you in GS papers, but it will also help you develop a very strong analytical framework. आपके ऐसे के लिए हो गया या आपके इंटरव्यू राउंड्स के लिए भी हो गया. तो डोंट मिस इट, वॉच टिल द एंड. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये जो आर्टिकल है बात कर रहा है जो बेंगलुरु ने रिसेंटली रेनफॉल फेस किया. जस्ट 5 घंटों में it submerged over 2000 homes. This isn't an isolated incident, right? It highlights a broader systematic failure in urban planning and increasing climate vulnerability of Indian cities. So let's break down जो ये होता कैसे है. अर्बन फ्लडिंग जो है इट ऑकर्स व्हेन स्टॉर्म वाटर एक्सीड्स द कैपेसिटी ऑफ ड्रेनेज सिस्टम्स. यूजुअली इट इज वर्सेंड बाय पुअर प्लानिंग एंड लैंड मिसयूज. हिस्टोरिकली जो आप देखोगे सिटीज लाइक मुंबई जो है 2005 में देखा हमने, चेन्नई को देखा 2015 में, या हैदराबाद में देखा 2020 में. दे हैव फेस्ड सिवियर अर्बन फ्लड डिजास्टर्स. द रियल इशू हियर इज नॉट रेन, इट्स हाउ द how we are we ready to face this kind of, are the cities ready, or how the cities absorb and channel that rain. Loss of wetlands and unchecked encroachments on the lake, unplanned constructions या lack of storm water drainage map, ये प्रॉब्लम को बहुत ही रिकरेंट बना रहे हैं. आपको ये इशू ध्यान रखना है डिजास्टर मैनेजमेंट के थीम से भी और अर्बनाइजेशन की थीम से भी. एक और जुड़ सकता है क्लाइमेट रिजिलियंस. ये बहुत ही इंटरसेक्टिंग टॉपिक बन जाएगा. आप एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे जो चेन्नई के फ्लड्स थे, दे वर वर्सेंड बाय कंस्ट्रक्शन ओवर नेचुरल वाटर चैनल्स लाइक अडयार रिवर बेसिन. तो आप ये समझिए कि अर्बन फ्लड जो है वो एक प्राकृतिक डिजास्टर नहीं है, बल्कि एक ये ह्यूमन मेड क्राइसिस भी है. जब हम लेक्स और वेटलैंड्स को कॉन्क्रिटाइज करते हैं या बिना ड्रेनेज प्लानिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तब ऐसे फ्लड्स अनअवॉइडेबल हो जाते हैं. बेंगलुरु का जो केस है ये बताता है कि स्मार्ट सिटी होने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, सस्टेनेबल प्लानिंग की जरूरत है होती है. तो ये यूपीएससी के लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा जो इंडिया का अभी तक के अप्रोच रहा है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की ओर रहा है, सस्टेनेबल सिटीज और क्लाइमेट अडेप्टेशन जैसे थीम को ना ये डायरेक्टली लिंक करता है. तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट. टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इसकी एनाटॉमी क्या है. तो एक कुछ कोर कंपोनेंट्स है यहाँ पे, वो देखेंगे हम, ट्राई टू अंडरस्टैंड करेंगे कि ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है. आप अगर देखोगे अर्बन फ्लडिंग जो होता है, मैंने जैसे ही आपको अभी बोला कि एक्सेसिव रेनफॉल कैन नॉट फ्लो नेचुरली ड्यू टू एनक्रोचमेंट्स, पुअर ड्रेनेज के चलते. तो सिटीज जो होते हैं बिकम हार्ड सर्फेसेस दैट डोंट अब्सॉर्ब वाटर, दैट लीड्स टू वाटर लॉगिंग. आप देखोगे ये जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स होते हैं, दीज आर वेरी क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स टू चैनल रेन वाटर. बट बहुत सारे सिटीज में ये इधर चोक्ड होते हैं या डिजाइन ही उनका वैसे हाई इंटेंसिटी रेनफॉल के लिए बना नहीं होता. 2005 के जो मुंबई फ्लड्स थे वो एक बहुत ही टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है हमारे लिए, वेयर आउटडेटेड ड्रेनेज कोलैप्स्ड अंडर एक्सट्रीम रेन. Coming to the third one, nature based solution क्या हो सकता है इसका. This involves using natural ecosystem to mitigate flooding, like restoring wetlands, building जो permeable pavements होते हैं वो बनाना, या growing urban forest. वो तो it's a very easy way to tackle it. The idea is let nature do the work of infrastructure. The basic idea about this. If we talk about the spawn cities, तो ये क्या है? This is a very modern concept that focuses on designing cities that absorb and reuse rainwater. उससे क्या होता है, ये जो पार्क्स यूज कर सकते हैं हम, वेटलैंड्स एंड ग्रीन रूफ्स जैसे चीजें यूज कर सकते हैं. चाइना ने has launched 30+ spawn city pilots under this model to fight urban flood sustainability. We can take, you can understand and study that and maybe try and implement here in India as well. GS जो पेपर आई थिंक 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट का थीम से ये बेस्ड हो सकता है. बारिश जब ज्यादा होती है और उसका रास्ता ब्लॉक हो जाए, चाहे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो या पुअर ड्रेनेज सिस्टम, वो अर्बन फ्लडिंग को जरूर कॉज करेगा. तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स अगर पुराने हैं या ब्लॉक्ड है या
रेनफॉल सिर्फ कुछ घंटे में एक पूरे शहर को रोक सकती है उसके चलते। नेचर बेस्ड सोल्यूशन जो रहेंगे, या ये जो अभी हमने देखा स्पॉन सिटीज का कुछ कॉन्सेप्ट है मॉडर्न अर्बन प्लानिंग के लिए, ये कुछ टूल्स हैं जिससे हम शायद से इसको रोक सके या कुछ हद तक कंट्रोल कर सके। सो यू कैन प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। कुछ आप एग्जांपल्स देख के कर सकते हैं इन योर आंसर राइटिंग। ये जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन होता है ना, ये सारे बज़वर्ड्स होते हैं, यू हैव टू पे अटेंशन टू दीज वर्ड्स। इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। वी रिसेंटली सॉ, जो कल एग्जाम आपने पेपर देखा होगा। तो ये जो एनबीएस है आर गेनिंग पॉपुलैरिटी बिकॉज दे ऑफर रेजिलियंस विदाउट हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन कि ये मैटर क्यों करते हैं। अगर आप कॉस्ट की बात करें या रेजिलियंस की बात करें, तो वो बहुत ही हाई रेजिलियंस होते हैं। इंस्टेड ऑफ एनी एक्सपेंसिव इंजीनियरिंग लाइक डीपर स्टॉर्म ड्रेन्स, या वो एनबीएस क्या करेगा, यूज नेचर टू ऑब्जॉर्व, स्टोर एंड रीडायरेक्ट द वाटर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप वेटलैंड्स को रिस्टोर करेंगे या ग्रीन रूफ्स को बनाएंगे तो इट इज बेनिफिशियल। उसके को बेनिफिट्स ये रहेंगे कि ये क्या करेगा, या एक तो फ्लड को हैंडल करने में या उसको रिड्यूस करने में मदद करेगा। इट हेल्प्स इन अर्बन कूलिंग, इट विल डेफिनेटली हेल्प इन एयर प्यूरिफिकेशन, इट वुड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी एंड एक ग्रीन स्पेस करेगा फॉर रिक्रिएशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो दीज आर द को बेनिफिट्स ऑफ इट। इफ यू टॉक अबाउट द सक्सेस स्टोरीज, बहुत सारे केस स्टडीज हैं। जैसे पुणे का जो रिवर फ्रंट है डेवलपमेंट है, इज अ मॉडल एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटिंग द एनबीएस। If you talk about Chennai also restored wetlands post 2015 floods, increasing the resilience significantly. If we talk about community engagement, again, how a holistic, inclusive participation is there required here. So there is always remember कि कोई solution isolation में work नहीं करेगा without local awareness या citizen की जो participation है, even the best NBS framework won't succeed अगर वो नहीं है। So as rainfall intensity rises due to climate change, integrating NBS into urban master plans become very crucial. This would make it highly relevant for our GS paper 3 disaster management and urban governance में you can write this NBS का solution. पिछले कुछ दिनों से ना नॉर्थ ईस्ट बहुत ही न्यूज में है। ये जो नॉर्थ ईस्ट है इंडिया का रीजन है, इट्स इजंट जस्ट अ कल्चरल जेम, इट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल फ्रंटियर आई कैन से। अगर इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखोगे आप, तो इट बॉर्डर्स 5 nations, चाइना, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश एंड नेपाल, मेकिंग इट इंडियाज मोस्ट जियोपॉलिटिकल सेंसिटिव जोन। दिस प्रॉक्सिमिटी ऑल्सो ऑफर्स कनेक्टिविटी पोटेंशियल फॉर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और जो बीमस्टेक है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है नॉर्थ ईस्ट का रीजन। इफ वी सी, जो आजकल के दिनों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश मिला है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट्स लाइक टाटा सेमीकंडक्टर का जो रिसेंट प्रोजेक्ट है वो असम में उन्होंने लॉन्च किया। दिस शोज अ शिफ्ट इन इंडस्ट्रियल फोकस। If we talk about the connectivity boosters like भूपेन हजारिका ब्रिज या स्टेला टनल जो है 11,000 किलोमीटर ऑफ हाईवे से उसमें है, एंड नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड एक इनिशिएटिव जो एम करेगा टू इंटीग्रेट द रीजन विद द इंडियन मेनलैंड एंड ग्लोबल सप्लाई चेन। These are the initiatives with respect to the infrastructure. If we talk about the cultural diversity, PM जो है हमारे, उन्होंने स्पीच में भी बोला था, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 में जो हुआ था, उन्होंने वहां पे हाईलाइट किया था कि ये जो रीजन का एक यूनिक कल्चरल हेरिटेज है, यो डेफिनेटली जो है अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट्स को, टूरिज्म एंड इंटरनेशनल गुडविल को। अब ये जो है गवर्नेंस के लिए भी GS2 में इंपॉर्टेंट रहेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंपॉर्टेंट रहेगा GS3 जो पेपर है उसके लिए भी। नॉर्थ ईस्ट बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। आई वुड वांट यू ऑल टू बी वेल वर्स विद द मैपिंग आल्सो, कौन से कंट्रीज को बॉर्डर करता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो अभी नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, ये एक बॉर्डर रीजन के साथ साथ हमारे लिए एक एसेट है, क्योंकि 5 देशों से जो बाउंड्री है ये रीजन की, इससे जियोपॉलिटिकल टर्म्स में बहुत ही हाईली सेंसिटिव बन जाता है वो एरिया। ये जो हाईवेज और टनल्स या जो सेमीकंडक्टर्स जैसे नए प्रोजेक्ट्स वहां ओपन हो रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे जो कल्चरल रिचनेस है टूरिज्म की वजह से, उससे
उससे टूरिज्म का बूस्ट होगा, इकोनॉमी भी उसके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही नया फ्रंटियर खोल देगा हमारे इंडिया के लिए, मेनलैंड के लिए। बहुत ही मल्टी डायमेंशनल जैसा टॉपिक है फॉर इवन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी, कल्चर, इकोनॉमी सबसे रिलेट कर सकते हैं। if I tell you, also don't forget to check the link that I have given below the video for the factual या कुछ properly arranged notes के लिए, so that you can always revise it. So to understand the Northeast present development push, we must understand कि उनका historical marginalization की थोड़ी बात करते हैं. Let's try to understand. Long history of ethnic insurgencies. ये जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, it has experienced a deep alienation due to the administrative neglect, lack of infrastructure and difficult terrain. Difficult terrain is one of the very important deterrents we can say. Groups like जो NSCN जो है या उल्फा जो है आसाम में, others this other decades of ethno-regional movements दर्शाते हैं. If we talk about peace initiatives, इंडिया का जो अप्रोच रहा है वो टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है. NSCN जो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हुआ था 2015 में, बोडो पीस अकॉर्ड देखा गया था हमें 2020 में, वी हैड सीन ब्रू रियांग रेफ्यूजी अग्रीमेंट जो हुआ था 2020 में. तो दीज आर द माइलस्टोन्स इन रिकंसाइलिंग एथनिक आइडेंटिटीज विद नेशनल इंटीग्रेशन. If we talk about लुक ईस्ट पॉलिसी जो 1990 से है, जो अभी हमने शिफ्ट किया है पॉलिसी को, तो दिस हैड इनिशिएटेड अ वेरी फॉरेन पॉलिसी विजन टू कनेक्ट इंडिया विद एशिया वाया द नॉर्थ ईस्ट. बट ये प्रोग्रेस जो था वो डिप्लोमेसी तक लिमिटेड था. इफ यू टॉक अबाउट जो नया 2014 के बाद जो है, हमने थोड़ा सा पॉलिसी शिफ्ट किया और एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे ध्यान दिया. सो अगर कोई कमर्शियली देखा जाए या कनेक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए, तो this is turning the region from periphery to a gateway, we can say. This is what the article says. So the future of the Northeast India is not just a regional concern, it is central to India's strategic, economic and cultural goals. अगर देखोगे तो, अगर आप देखोगे गेटवे टू एशियन के, इट्स अ पॉइंट हियर जहां पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जो है, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स इंडियाज फिजिकल एंड इकोनॉमिक लिंक्ड टू साउथ ईस्ट एशिया. That will enhance the connectivity here and it will boost the regional trade, security and diplomacy as well. अगर हम बात करें इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, तो नॉर्थ ईस्ट हैज अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन. तो इससे क्या होगा, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस एंड एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ ट्राइबल इंस्टीट्यूशन इज वेरी की टू द इक्विटेबल ग्रोथ. तो ये इसको बहुत पुश मिलेगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए. इफ यू टॉक अबाउट द इकोलॉजिकल बैलेंस, बायोडाइवर्सिटी का एक हॉटस्पॉट है ये, और डेवलपमेंट मस्ट ऑलवेज इंटीग्रेट एनवायरमेंटल सेफगार्ड, हमने यही पढ़ा है. तो जो अवॉइड इकोलॉजिकल डैमेज लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर माइनिंग, ऑल्सो स्टेप्स आर टेकन. इफ यू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन, जो रोड, रेलवेज और पावर प्रोजेक्ट्स हैं, दे शुड फोकस ऑन सीमलेस कनेक्टिविटी जो इंडियन मेनलैंड और नेबरिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश एंड म्यांमार के साथ है. वी कैन इम्प्रूव दैट. ये एक बहुत ही आपको अगर इसमें कोई ऐसे में भी पॉइंट लिखना है, इट बिकम्स वेरी, we can take it as a development with identity. ऐसे कुछ टॉपिक पे हम we can use this term in your essays and all. हम जब भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में कभी कभी बात करते तो वो एक ऐसे कॉरिडोर बहुत ही टेंशन वाला माना जाता था, लेकिन अभी वो एक गेटवे बन गया है टू आसियान. और इसका मतलब ये है कि यहाँ की हर सड़क, हर रेल एक फॉरेन पॉलिसी टूल बन सकता है इन फ्यूचर. लेकिन ये ग्रोथ तभी मीनिंगफुल रहेगा जब लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज को हम इसमें शामिल करेंगे. तो दैट इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट द इंक्लूसिव डेवलपमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए जो है हमेशा एक इंटीग्रेशन केवल एक ज्योग्राफिकली नहीं होगा, बल्कि पूरे नेशन के लिए एक सिग्नल होगा, दैट हाउ वी आर टुगेदर. उनको भी एक बहुत ही इंक्लूसिव, so आज तक जो excluded feel करते थे, we will be able to make them feel included. That's the point I was trying to make. So let's move on to our next topic. It's about India and Africa. They are not strangers. We have our historical friendship rooted and shared struggles, which we have seen once in a while in news. Historical जो foundation था हमारा,
जो नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ साथ पैन अफ्रीकन सॉलिडारिटी मूवमेंट में भी देखने को मिला। बोथ रीजन शेयर्स अ लेगेसी ऑफ पोस्ट कॉलोनियल कोऑपरेशन। जो स्ट्रगल रहा है वो दोनों ने इक्वली या सिमिलर था। इफ यू टॉक अबाउट जो अर्ली डिजिटल इनिशिएटिव लिए गए थे हमारी तरफ से, पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क जो था 2009 में, प्रोवाइडेड टेली एजुकेशन एंड टेली मेडिसिन अक्रॉस 53 अफ्रीकन कंट्रीज। इफ यू टॉक अबाउट द ITEC प्रोग्राम, उसमें क्या किया गया था, ट्रेन थाउजेंड्स ऑफ अफ्रीकन प्रोफेशनल्स। सो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो हुआ था तीनों साल शायद टिल 2015 तक हुआ था कुछ, दैट वुड हैड हेल्प्ड फॉर्मलाइज डेवलपमेंट पार्टनरशिप। If we talk about the current digital public infrastructure, जो expansion की बात हो रही है, this article talks about India is now exporting its digital platforms, जैसे कि टोगो's डिजिटल ID सिस्टम हो गया, या जाम्बियाज स्मार्ट गवर्नमेंट MOU हो गया, या नामीबिया का UPI पार्टनरशिप। तो ये सारे कुछ टूल्स हैं जो डिजिटल सॉल्यूशंस हैं जो वी आर प्रोवाइडिंग टू देम। ये एग्जांपल है ऑफ इंडियाज टेक्नो डिप्लोमेसी that is affordable, that is inclusive and that is scalable. If we talk about the future digital compact, तो यहाँ पे गोल ये है to co-develop platforms like platforms with mutual respect and public interest, not for profit. It is a sharp contrast to Western big tech models. ये इससे उसको डिफरेंट बनाता है जो हम ये इनिशिएटिव्स लेंगे अभी अफ्रीकन कंट्रीज के लिए। Important for international relation, so understand this topic in that perspective. इंडिया का और अफ्रीका जो रिलेशन रहा है सिर्फ पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक नहीं है, बल्कि एक इमोशनल और हिस्टोरिकल कनेक्शन जो है अभी हमने देखा, जो कैसे हम लोग साथ में सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रगल देखा था हमने। तो ये जो मॉडल है ये एक बहुत ही इंक्लूसिव और अफोर्डेबल है, जहाँ वेस्ट के जो डिजिटल मॉडल्स होते हैं बहुत ही प्रॉफिट बेस्ड होते हैं, वही भारत का जो UPI है या डिजी लॉकर है, जैसे ये सारे मॉडल्स पब्लिक इंटरेस्ट में बनाए गए हैं। तो इसी मॉडल को हम अफ्रीका के साथ मिलकर बहुत एक्सपांड करने की सोच रहे हैं। दैट इज दिस आर्टिकल ऑल अबाउट। So let's decode the concept of that is transforming governance not just in India but now across the global south, that is DPI. तो ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, these are open source interoperable digital system that power core public services, जैसे आधार, UPI, कोविन, डिजिटल लॉकर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो ये जो इंडियाज DPI is very fast, scalable and non-proprietary, a model being studied globally. If we talk about India's stack, ये एक सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, API है, like Aadhaar authentication, eKYC, UPI payments हो गए, that allow governments and private players to deliver digital service securely and efficiently. If you talk about UPI, Unified Payment Interface, which is developed by NPCI, UPI is now India's soft power export. It's being adopted in countries like Singapore, France, etc. African nations जो है Namibia या Ghana हो गया, it enables real-time, secure, zero-cost transaction. A revolution for digital inclusion, we can say. If we talk about Africa Day, that is May 25, उसमें क्या होगा, it commemorates the founding of Organization of African Unity in 1963, the precursor to the African Union. यहाँ पे context ये है, इसीलिए matter करता है कि when we talk about India Africa digital solidarity, तो we can consider this as a reason for it. Digital infrastructure के theme में भी we can relate this point, ये जो DPI का है especially. So let's try and understand कि अगर ये जो इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप है, क्या क्या पोटेंशियल चैलेंजेस है जो क्रिटिकल साबित होंगे। हम जब बात करेंगे डिजिटल डिवाइड की, आई हैव एक्सप्लेन दैट टू यू अर्लियर एज वेल। अफ्रीका जो है हैज द वाइडेस्ट डिजिटल गैप ग्लोबली ड्यू टू एक्सपेंसिव डिवाइसेस या कॉस्ट उनके इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी एंड लो डिजिटल लिटरेसी की वजह से। तो DPI कैन नॉट सक्सीड विदाउट ब्रिजिंग दिस फाउंडेशनल गैप. If we talk about the geopolitical competition, China has a head start through investment in 5G, surveillance tech या डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो इंडिया को अपना एक नया पाथ
और डिस्टिंक्ट वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ एक कार्व आउट करना पड़ेगा टू ओपन एंड वेरी अफोर्डेबल एंड एथिकल प्लेटफॉर्म्स। स्केलेबिलिटी की बात करें तो इंडिया डिजिटल सोल्यूशन नीड्स लोकल कस्टमाइजेशन टू सूट डाइवर्स अफ्रीकन रियलिटीज फ्रॉम अर्बन केनिया टू रूरल एरियाज वहां के कंट्री के। इफ यू टॉक अबाउट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं दैट डिमांड स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी एंड कनेक्टिविटी, वो बहुत ही बेसिक नीड है जो रूरल अफ्रीका बहुत ही ह्यूज बॉटलनेक्स फेस करेगा इसके चलते। Despite these issues, India's open sources जो हैं DPI models जो हैं offers a very compelling South-South cooperation framework. It contrasting China जो है state-led एक surveillance heavy approach है China का, not like that. This aligns with many of the themes from GS paper 2 and GS 3. डिजिटल गवर्नेंस एक important topic है, उस पे ये आप एग्जाम्पल के तौर पे you can write the answer. हमारे ये जो प्रॉमिसिंग पार्टनरशिप है इंडिया और अफ्रीका की, ये सारे चैलेंजेस जो है हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। डिजिटल डिवाइड सबसे बड़ा इशू रहेगा यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, बट डिजिटल डिवाइड सीम्स अ वेरी फाउंडेशनल एंड वेरी बेसिक चैलेंज दैट दे विल बी गोइंग टू फेस। और चाइना का जो ऑलरेडी प्रेजेंस है उधर, उसके लिए हमें कुछ अलग वैल्यू प्रोपोजिशन लेके आना पड़ेगा टू गेट सक्सेसफुल। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है टुडेज पेपर। इन December 2024, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपडेटेड इंडियाज कोस्टलाइन लेंथ फ्रॉम 7,500.6 to 10,989 किलोमीटर्स, ऐसे कुछ अप्रोक्सीमेटली। तो बट ये ट्विस्ट ये है कि कोई लैंड ऐड नहीं हुआ था, बस कोस्टलाइन का नंबर्स चेंज हुआ। तो चेंज क्या हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ये जो ओल्ड मेथड थी 7,500 जो 516 जो किलोमीटर का फिगर है, वो वाज बेस्ड ऑन अ वेरी लो रेजोल्यूशन मैपिंग फ्रॉम 1970s, ओल्ड वाला यूज करते। जब ये जो गोवा की जो जो कोस्टल स्टेट्स थे हैज बीन एडेड सिंस, जो गोवा केम इन 1987, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो थे वो सेम ही रहे तब तक। अभी जो ये न्यू मैपिंग टेक्निक्स हैं, जो हम लिडार जैसे हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी इक्विपमेंट को यूज कर रहे हैं, साइंटिस्ट कुड नाउ कैप्चर वेरी फाइनर कोस्टल डिटेल्स लाइक क्रीक, सैंड बार्स या टाइडल फ्लैट्स एक्सेट्रा। जो टूल यूज किए गए हैं, mapping was done using 1:20,000 scale by the National Hydrographic Office NHO and Survey of India SOI के द्वारा। It reflects the technological advancement, not geographical change. So this article is all about this. ज्योग्राफी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोस्टल लाइन का इतना फैक्चुअल डेटा माइट नॉट दे आस्क, बट you should have a very basic idea of की लेंथ कितना है and all that. That is why I have told you that. तो ये जो कोस्टल लेंथ का बढ़ना किसी हमारे कुछ लैंडमार्क नई ऐड हुई है, इसका बिल्कुल रीजन नहीं है। नए टेक्नोलॉजी यूज करके जो हमने फिर से उसको नापा, तो इट हैड बिकम द नंबर्स ग्रू दैट वे। कोई लगून्स या टाइडल एरियाज को जो बहुत एक्यूरेटली कैप्चर किया हमारे लिडार जैसे टूल्स ने, तो दैट हैड हेल्प्ड अस गेन दिस लेंथेंड कोस्टलाइन। अभी इससे हमने ये सीखा है कि अगर कोई एक्यूरेट डेटा मिल जाता है हमें, तो कैसे गवर्नेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के चैलेंजेस जो है वी कैन फेस देम। असेसमेंट करने में बहुत आसानी हो जाती है एंड देन यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली, वो प्रिसाइजली। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो कोस्टलाइन पैराडॉक्स होता है, ये होता क्या है एक्चुअली। ये बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में एंड मैथमेटिक्स में भी इन अ वे। तो ये जो कोर्स मेजरमेंट होता है, इट इज 1:450,000 स्केल में काउंट किया जाता है। ओल्डर मैप्स जो थे यूज लो रेजोल्यूशन स्केल्स, so these missed fine features like बेज, कोई क्रीक्स हो गए या कुछ टाइडल पूल बन गया है, तो उससे वो लेंथ शॉर्ट मेजर होती थी। फाइनल मेजरमेंट जो है, जो अभी के स्केल यूज करके किया गया है, तो 1:20,000, उसमें क्या है, हायर रेजोल्यूशन मैप्स ने कैप्चर किया टाइनी जियोग्राफिक वेरिएशंस को भी। इससे क्या हुआ, इट एडेड मोर पॉइंट्स अलोंग द कोस्ट, हेंस द मेजर्ड लेंथ इंक्रीज्ड। ये जो लेंथ इंक्रीज है, थिंक ऑफ इट लाइक ट्रेसिंग अ zigzag लाइन। जैसे इफ यू मेजर इन स्ट्रेट सेगमेंट्स, इट इज शॉर्टर,
but if you trace every curve of it, it becomes longer. So this is how it is. अगर fractal property की बात करें तो the coastline behaves like fractals. They show self-repeating patterns. So the more closely you look, the more details you uncover, but the true length keeps changing depending जो कौन सा scale आप use करके उसको measure कर रहे हैं. So this is a very classic example of how mapping technology would influence data, and it's very much relevant to geography. Try and understand the basic concepts along with the article as well. So let's understand impact of the coastline remeasurement. इसका क्या impact हो सकता है? Let's try to understand that. The coastline length is more than just a number. It has a very serious implications across security, across disaster management की अगर बात करें या environment की बात करें. Economical भी एक angle है इसमें. जो security implications रहेंगे, a longer coastline means a larger maritime area to monitor. ये बहुत ही space related problem है. This impacts Indian Navy, Coast Guard deployment, जो threats देखने को मिल रहे हैं हमें, और smuggling, piracy या infiltration जो है स्पेशली अरेबियन सी से है, बे ऑफ बंगाल की एरिया से, तो वो हैंडल करने के लिए मुश्किल पैदा करेगा. डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो एक्यूरेट कोस्टल टोपोग्राफी जो है वो हेल्प करेगी हमें या कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइक्लोन मॉडलिंग या सुनामी की जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको प्लान करने में या क्लाइमेट एडेप्टेशन को प्लान करने में मदद करता है. एनवायरमेंटल रेगुलेशन की बात करें तो जो कोस्टल रेगुलेशन जोन होता है, इट अफेक्ट्स दैट जोन एंड एक फिशिंग जोन को भी अफेक्ट करेगा. ये बहुत ही वल्नरेबल एरिया बन जाएगा, है ना, एंड वी हैव टू क्लाइमेट रेजिलिएंट भी बनाना है इन एरियाज को, तो दैट आल्सो वी हैव टू, इट वुड इम्पैक्ट दैट एज वेल. अगर इकोनॉमिक वे से बात करें, इकोनॉमिक एंगल की बात करें, जो ये undergoes India revised coastline could lead to larger exclusive economic zone का एरिया देना, उनकी जो रूल है, तो इससे क्या होता है, it gives us greater access to marine resources like oil, gas and fisheries. This has a strong, हमारे ये जो अभी हमने आर्टिकल पढ़ा इसका रेलेवेंस भले ही ज्योग्राफी और मैपिंग से रिलेटेड है, लेकिन आप अगर एक एनालिटिकल वे से देखोगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट या कुछ इंटरनेशनल लॉज वो सब भी इसमें आप थीम में जोड़ सकते हो. तो ये जो कोस्टलाइन का लेंथ बढ़ता है तो उसमें मैप बढ़ता है, इतना आसान नहीं होता. ज्यादा लेंथ का मतलब ज्यादा एरिया मॉनिटर करना पड़ेगा, नेवी का और कोस्ट गार्ड को, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी. हमें डिजास्टर प्रेडिक्शन में जो मॉडल बनाए हैं उनके लिए एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी इसके चलते. So this is the article all about. So the next article is about India's 8 core industries, उनके इंडेक्स के बारे में. ICI. It is a very key barometer of India's industrial health, and for April 2025 it showed a very sharp slowdown. ग्रोथ जो है ड्रॉप किया 0.5% से कंपेयर टू 4.6 दैट इज वाज इन मार्च 2025. 6 आउट ऑफ 8 सेक्टर जो है शोड द चेंजेस, इंडिकेटिंग इंडस्ट्रियल थोड़ा सा वो कम हो गया. दिस कोर इंडस्ट्रीज के बारे में अगर आप देखोगे, जो कोल हो गया या क्रूड ऑयल हो गई या नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एक्सेट्रा, इट टुगेदर कंट्रीब्यूट्स या अकाउंट फॉर 40%, 40.27% ऑफ द वेट इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP. तो ये मैटर इसलिए करता है बिकॉज a slump here signals broader economic weakness affecting employment जैसे segments को, exports या investor confidence भी उससे low हो जाएगा. Sectors like steel and cement reflect construction and infrastructure demand. जो यहाँ पे slow down हुआ है, it would hint to a very weak capital formation. Economy के लिए बहुत ही ज़्यादा important topic है ये, to understand the basic also and to understand कि क्या actually हमारा मतलब economic कहाँ lead कर रहा है. ICI जैसे जो इंडेक्सेस हैं बहुत ही प्रीलिम्स फ्रेंडली होते हैं, तो यू प्लीज फैक्चुअली भी आप उसको याद रखें. इंटरव्यू में भी अगर करंट इंडस्ट्रियल इंडिकेटर्स या इकोनॉमी रिकवरी के लिए कोई सोल्यूशन पूछा तो आप इसके
स्टार्ट कर सकते हैं इसको लेके, ये जो कोर इंडस्ट्रीज हैं उनके एग्जांपल्स देते हुए। तो ये जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है, इट मेजर्स आउटपुट परफॉर्मेंसेस इन 8 key industrial sectors. Together, they form the backbone of India's economy, we can say, and hold 40.27% weight in the index of industrial production. So, we can try and understand this. जो coal है, वो it powers thermal plants and supports steel production. If you talk about the crude oil, it is a base for petroleum and petrochemical products. If you talk about natural gas, it powers fertilizer productions and industrial boilers. If we talk about refinery products, it includes petrol, diesel, that is highest in ICI, by the way, it has highest weight. Fertilizers, it is a backbone for agriculture productivity, cannot be neglected. Steel, it is essential for construction and manufacturing. If we talk about cement, it is an indicator of infrastructure and real estate growth. If we talk about electricity, it is directly linked to the industrial, commercial, and household consumption. Any decline in this signals stress in economic fundamentals that will make this topic very, very important. You have to understand it, not only analyze the challenges nowadays in this April month that is faced, but इसका कैसे इवॉल्व होगा, कैसे solutions provide करके we try to revive this index is to be seen. So keep following the news. So let's look why the performances of these 8 core industries जो है matter करते हैं, because it is not just sectoral but a leading indicator of a national economic health. ये जो 40.27% का वेट है इन IIP, ये जो 8 कोर सेक्टर्स होते हैं टुगेदर कंट्रीब्यूट करते हैं ये इंडेक्स में. A dip here that would directly affect on the GDP. The slowest core sector growth since the pandemic recovery began in 2021-2022 year में. So it signals a slowdown in industrial momentum here. If we talk about the refinery contraction, तो यहाँ पे refinery products saw a sharpest drop in April 2025, the worst since November 2022. Though this affects exports या fuel supply की बात करें, logistic की बात करेंगे, तो वो affect करता है. अगर हम electricity growth की बात करेंगे, तो जो weak power demand indicates sluggish manufacturing and consumption. ये बहुत ही ज्यादा रेड फ्लैग हो जाएगा इकोनॉमिकल रिवाइवल के लिए हमारे लिए. तो ये क्या कहने का मतलब ये है कि इफ कोर सेक्टर स्टैग्नेट्स, IIP का जो है फॉल्टर होता रहेगा, GDP के जो प्रोजेक्शन है वो हमारे लिए वीकन हो जाएंगी, और हमारी जो पॉलिसी रिस्पॉन्सेस रहेंगे उसके चलते वो टाइटन कर देंगे to handle this problem. So it is like a cycle. So this is why ये जो core industries होते हैं इनके numbers बहुत ही important होते हैं policy makers के लिए, analysts के लिए, further to decide on the policy making. हमारे जो इकोनॉमी का स्टैंडर्ड जो GDP का नंबर्स रहेंगे उसको भी ये इम्पैक्ट करेगा, ये सारे कोर इंडस्ट्रीज. प्रीलिम्स के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, मेंस के जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यू में आपको अवेयरनेस चेक करने के लिए जो भी पूछा जाता है, ये सबके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है. वंस एंड फॉर ऑल ट्राई टू बाय हार्ट द 8 कोर इंडस्ट्रीज सो दैट यू नॉट मिस, और कुछ ट्रिकी आ जाएगा तो आपको याद रहेगा कि कौन सी इंडस्ट्री ये है कोर, कौन सी इंडस्ट्रीज जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं. That will help you write proper answers as well. और कोई factual question आता है तो उसको भी आप आराम से कर पाएंगे. तो अभी try to हम करेंगे कि challenges क्या हो सकते हैं economic growth के लिए. ये जो core sector का slowdown दिखा ना अप्रैल में, it is a very broader economic context. यहाँ पे जो reasons हैं, it goes beyond the industrial performances, if I have to say. If you talk about the global factors, ये जो global slowdown देखने मिल रहा है, trade protectionism चल रही है, जियो इकोनॉमिक टेंशन चल रहा है, टैरिफ वॉर, वो रेड सी शिपिंग जैसे डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं, तो these are reducing demand for Indian exports and it is adding additional pressure on domestic producers. Domestic slowdown की देखेंगे तो it weakens
in rural consumption, low manufacturing output, and a very poor investment sentiment point to larger structural issue. ये तो बहुत ही बियॉन्ड द कोर सेक्टर हो गया इशू. इफ यू टॉक अबाउट स्टैटिस्टिकल इफेक्ट्स, जो बेस इफेक्ट बोल सकते हैं, लास्ट ईयर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ क्रिएट्स अ हाई बेस, so which can make current performance appear weaker in comparison. Not really weak, but that way. If you talk about policy responses, जो एजेंसीज होते हैं आरबीआई जैसे या फिनेंस मिनिस्ट्री हो गई, ये क्या करेंगे, ये डेटा जो है जो कम लग रहा है उससे क्या होगा, उससे वो डिसाइड करेंगे कोई स्टिमुलस पैकेजेस देने हैं या नहीं, या उनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो डिफर करेंगे, या सेक्टरल सपोर्ट मेजर्स जो लेते हैं गवर्नमेंट, वो उन पे भी उसका इफेक्ट दिखाई देगा. तो जो ये नेक्स्ट आईआईपी एंड जीडीपी डेटा आएगा, it will reveal if this was a temporary dip or a part of a very long trend. Let's hope it's not. अब ये जो कोर सेक्टर का डेटा है, इसे हम ट्राई करेंगे कनेक्टिंग टू जीडीपी आउटकम्स. आईसीआई जो होता है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री जो होता है, एक्ट्स एज अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ. व्हेन कोर सेक्टर्स ग्रो, बहुत ही इंडस्ट्रियल रिवाइवल का एक सिग्नल देता है ये. इफ यू टॉक अबाउट कोर आउटपुट राइज होने की बात करेंगे, तो आईआईपी राइज होता है, इंक्रीज्ड कोल, स्टील, सीमेंट एक्स्ट्रा, वो क्या करेगा, एक इंडेक्स, इनका जो कोर सेक्टर का जो इंडेक्स है, ये सारे 8 इंडस्ट्री ड्राइव करते हैं. सो दिस रिफ्लेक्ट्स हेल्दी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट. अगर ये इंडेक्स में राइज देखोगे आप, तो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो भी बूस्ट हो जाएगी. आप देखोगे जब इंडस्ट्रियल सेक्टर वेल परफॉर्म करता है, तो इट पॉजिटिवली इम्पैक्ट्स जीडीपी थ्रू बेटर एम्प्लॉयमेंट, इनकम जनरेशन हाई हो जाना, या डिमांड का हाई बढ़ना. ऐसे इफ यू ट्रैक द इंडेक्स ना, यू कैन प्रेडिक्ट कि जो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक डायरेक्शन जो है हमारे इंडिया का, वो किस तरफ है. सो दिस फ्लो विल हेल्प इन राइटिंग योर मेंस आंसर एज वेल. आप देखोगे इंडियन इकोनॉमी में जो आप ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हो, या इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी अगर आप कनेक्ट करोगे ये डेटा से या इंडेक्स से, you can track, you will be able to track the economy, you will be able to understand the economy more easily. ये जो कोर सेक्टर का परफॉर्मेंस होता है, ये एक इकोनॉमिक पल्स इंडिकेटर जैसे एक्ट होता है ना, जो आने वाले जीडीपी ट्रेंड्स को एक हिंट देता है. So let's conclude this by stitching together the day's themes into 5 key pillars that will be responsible for India's development trajectory. If we talk about urban planning reform, we need cities to integrate nature-based solution into flood-resilient master plans. Urban disaster या natural नहीं होते, they are failures of planning, हमने देखा. If we talk about Northeast integration, national unity can't ignore the periphery. Development in the Northeast must blend infrastructure, security, and cultural sensitivity for long-term integration. Then we saw digital diplomacy, जहाँ पे इंडिया का जो है DPI infrastructure model now being exported to Africa. It is redefining the development aid as co-development. This is India's soft power in action. You can mention it in South-South cooperation. If we talk about the coastal management, it is the updated coastline that मैप किया गया, जो वो कॉल करेगा मैरिटाइम सिक्योरिटी अपग्रेड्स के लिए, बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, एंड अ वेरी स्मार्टर स्ट्रेटेजी टू हार्नेस ओशनिक इकोनॉमिक जोन्स. इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक मॉनिटरिंग, जो अभी हमने देखा, द परफॉर्मेंसेस ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज, इट्स अ रियल टाइम हेल्थ चेक फॉर द इकोनॉमी. Policy makers must watch this space closely, of course, for corrections. So this wraps up our connection with the GS paper 2, GS paper 3, जहाँ पे governance, international relations, GS paper 3 का infrastructure, economy हमने connect किया. इंडिया का जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी जो स्टेप्स रहते हैं, या टेक इन फॉरेन पॉलिसी का जो थीम है, उस पे भी आप ये सारे आर्टिकल्स रिलेट कर सकेंगे. सो दिस वाज इट फॉर टुडेज सेशन. हमने ये जो फैक्चुअल डेटा या कोई आपको रिवीजन के लिए चाहिए रहेगा नोट्स, दैट इज गिवन बिलो द वीडियो लिंक. आज हमने करंट अफेयर्स के जरिए ना एक बहुत ही पॉलिसीज के बारे में, कैसे इफेक्ट होती हैं, प्रायोरिटीज के बारे में, पॉसिबिलिटीज के बारे में समझा.
So this is how we develop our understanding skills through the current affairs. So let's meet tomorrow for some new current affairs. मैं हूँ सुप्रिया from Veranda IAS. You till we meet tomorrow, keep revising, keep asking questions, and दिल से पढ़ाई करना. And best of luck for those who are going to appear the mains exam. Thank you very much. Veranda IAS, where your dream becomes reality.